Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous lecture, हम लोगों ने just AS/AD की अभी रिवीजन स्टार्ट करी थी, कुछ नॉर्मल टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे एंड नेक्स्ट ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल आज जितनी भी नेक्स्ट आगे हमारी वर्कशीट्स थी जो मैंने आप लोगों को तब भी ग्रुप के अंदर क्या की थी, शेयर की थी, क्लियर। प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल उनके प्रिंट आउट मैंने आप लोगों को आज प्रोवाइड करे हैं, क्लियर। कि बेसिकली सर कुछ तो नोट्स अपने उस टाइम पे बनाए ही थे ऑलरेडी AS/AD के रिगार्डिंग टू, क्लियर। बट नेक्स्ट ऑन जितनी भी आप वर्कशीट्स देख रहे हैं या जितने भी लेक्चर्स आपके ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं वो सारे इन्हीं पेजेस में से कवर्ड हैं। प्लस मैंने नॉर्मली बुक का प्रिंट नहीं, जिस PDF में से हम लोगों ने रीड आउट किया था, जो नोटिंग हम लोगों ने साइड बाय साइड लिखी थी मेरी हैंड राइटिंग में, आप लोगों को वही प्रिंट आउट्स गिवन है, क्लियर। एंड आज भी उन्हीं प्रिंट आउट्स के थ्रू मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, क्लियर। सो बी क्लियर अबाउट योर PDFs एंड गरिमा मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। एंड अगर प्रिंट आउट मैंने निकाल तो दिए, अगर आप कलेक्ट कर पाए तो जैसे आपको सही लगे, क्लियर। सो विदाउट एनी डिले let's start with our topic that is all about sir aggregate supply and aggregate demand, clear। मैं पहले भी आपको बता चुका सर, बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जा पाऊंगा, बट आज आप लोगों का लेक्चर काफी इफेक्टिव होने वाला है, क्लियर। प्लस ये जो नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं या कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी जो यहाँ पे हैंड रिटन आप ऑन स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हीं में से ओवरऑल एक रिवीजन करवाने के बाद, बार बार समझा रहा हूं, मेरा पहला मोटिव है मैक्रो की रिवीजन दोबारा करवाना। मैंने आप लोगों को 5 टॉपिक दोबारा क्या करवाने हैं, रिवाइज करवाने हैं। सो इंडो चाइना पाकिस्तान जो आप लोगों का लास्ट टॉपिक पेंडिंग है, कंपैरेटिव स्टडीज, और वो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, क्लियर। प्लस वो जितना रिसेंट करेंगे हम लोग उतना ही आप लोगों के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। पहले मैं अपने इस 40 मार्क्स में से जितनी भी मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी पहले उसको सिक्योर करना चाहता हूं, क्लियर, ताकि इसमें से आप लोगों के नंबर ना कटे, क्लियर। एंड प्लस AS/AD होते ही एक कंबाइंड टेस्ट आप लोगों का इसमें से कंडक्ट किया जाएगा और एक नेशनल इनकम का। ये 2 टेस्ट तो मैंने कंपल्सरीली, जिसके अंदर AS/AD के तीनों चैप्टर्स एंड नेशनल इनकम एक, क्लियर, कंप्लीट टेस्ट आप लोगों का उसमें से लिया जाए, क्लियर। सो अपने आप में सर मैक्सिमम पहले मैक्रो को सिक्योर करो कि मैक्रो में से आपके मार्क्स ना कटे। इंडियन मेरे पास पेपर के आगे बहुत छुट्टियां हैं, बहुत हॉलीडेज अपने पास हैं, वहां पे तकरीबन 6-7 डेज की हैं, तो IED तो नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हम लोगों ने बेसिकली सर AS/AD के जितने भी पॉइंट्स रीड आउट किए अभी तक, तो सर हमने लास्ट सेशन के अंदर छोटा सा टॉपिक ही डिस्कस किया था जिसमें आप लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन के रिगार्डिंग टू डिस्कस किया, क्लियर। बेसिकली सर कंजम्पशन फंक्शन आप लोगों ने क्या रीड आउट किया, सी बार का मतलब क्या था, ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्लियर, प्लस बीटा वाई, बीटा मींस MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्लियर, एंड वाई डिनोट्स फॉर बेसिकली इनकम, जो आपको ऑलरेडी गिवन होगी। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से वन ऑफ द क्वेश्चन आपको ये कंजम्पशन फंक्शन या मे बी सेविंग फंक्शन में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। न्यूमेरिकली क्या सर, आपको इनकम गिवन होगी, MPC या MPS गिवन होगा या नहीं, मैं निकाल भी सकता हूं, क्लियर। जो आपने लास्ट सेशन के अंदर यहाँ पे रीड आउट भी किया था कि अल्टीमेटली सर MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू क्या होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो अगर वन थिंग आपको गिवन है तो सेकंड आप खुद भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट इट बी, अगर मैं कह रहा हूं जी 0.4 आपका MPS है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, तो सर 0.6 आप लोगों का क्या होगा, MPC, क्लियर। तो यहां पे इन शॉर्ट अगर मैं डायरेक्टली क्लियरली सर अपना ये दोबारा राइट डाउन करूं कि हम लोगों ने यहाँ पे जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, सर एक पॉइंट तो आपके सामने ऑलरेडी लिखा ही पड़ा है सेविंग फंक्शन के रिगार्डिंग, सर S इज इक्वल्स टू यहाँ पे S बार का मतलब क्या हुआ,
एस बार का मतलब क्या हुआ, डिस सेविंग्स जो ऑटोनोमस कंजम्पशन के कारण आपके पास होंगी। एंड 1 - b आप लोगों ने जो यूज किया वो क्यों किया, क्योंकि बीटा की वैल्यू मैं किसको असाइन कर चुका था, एमपीसी को, और मुझे यहां पे चाहिए एमपीएस, तो मैंने 1 - बीटा क्या किया, यूज किया। इनकम तो सर एज इट इज गिवन होगी। क्लियर, चलो छोड़ो सर, अब नॉर्मली इन बातों में तो सर हम नंबर ऑफ टाइम्स ये डिस्कशन कर चुके हैं कि कंजम्पशन जो आप लोगों की कर्व है वो कभी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, जीरो से कभी स्टार्ट नहीं होती। कंजम्पशन कर्व हमेशा कहां से स्टार्ट होगी सर, वाई एक्सिस से ही होगी, ड्यू टू किसके कारण, ऑटोनोमस कंजम्पशन के कारण। लेट मी स्टार्ट सम सिलेक्टिव टॉपिक्स। ऐसे तो सर वर्ड टू वर्ड चलने लग गए फिर तो ये टॉपिक्स कभी कंप्लीट ही नहीं होंगे। क्लियर, एंड ये पीडीएफ देने का कारण आप समझ भी गए होंगे, इसीलिए दिए हैं कि आप लोगों का जो कमिंग टेस्ट होगा उसके लिए आपको मटेरियल चाहिए होगा पढ़ने के लिए, तो जहां से आपको पढ़ाया गया वही प्रिंट आउट्स मैंने आपको क्या किए, आज प्रोवाइड कर दिए। क्लियर, सो ये मेरी ओर से मैक्सिमम है, जितने भी प्रिंट आउट्स आप देख रहे हैं मैक्सिमम, ये फाइल जो ऑन स्क्रीन है ये व्हाट्सएप पे आपको मैं ग्रुप में क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। हालांकि सर इसके नोट्स मैंने बनवाए थे, बट स्टिल नहीं भी होंगे तो आप लोग ये अपना वहां से जस्ट रीड कर सकते हैं। क्लियर सर, लेट्स स्टार्ट। ये सर नॉर्मल टॉपिक्स थे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव। इन शॉर्ट 1 मिनट की रिवीजन। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या था सर, इट्स बेसिकली अ टेबल, अ शेड्यूल, जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन का पैटर्न बताए या डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग्स का पैटर्न बताए, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या प्रोपेंसिटी टू सेव। और इन शॉर्ट सर, जिस चार्ट से आपके पास सामने स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है, जिस टेबल से डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कितनी कंजम्पशन है, कितनी सेविंग्स है, आप प्रेडिक्ट कर पाए, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव। जिसका इन शॉर्ट ये भी कह सकता हूं सर, आउट ऑफ इनकम हाउ मच इज स्पेंट ऑन एक्सपेंडिचर या हाउ मच स्पेंट इज ऑन कंजम्पशन, दैट इज बेसिकली प्रोपेंसिटी, प्रपोर्शन टू कंज्यूम। कि अगर लेट इट बी मेरी इनकम कितनी है, 100 रुपीज है, एंड मैं 60 रुपीज क्या करता हूं, एक्सपेंडिचर करता हूं, एंड ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे डिफरेंट डिफरेंट कंजम्पशन को शो करना एंड सेविंग्स को शो करना, वर्ड क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या प्रोपेंसिटी टू सेव। और ये आपने इन बिटवीन दो रीड आउट करे हैं, वन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेकंड इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा डिस्कस हो चुका था, जिसमें आपने ये कहा सर एवरेज जो होती है ना, एवरेज वो एक पॉइंट ऑफ लेवल पे, वन लेवल ऑफ इनकम पे जो कैलकुलेट की जाए, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज। अब लेट इट बी, एक चीज बताओ, जैसे ये सर आपका ये 200 इनकम थी, 200 इनकम में से आपने एक्सपेंडिचर कितना करा, 150। 200 इनकम में से एक्सपेंडिचर कितना करा, 150। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर 50 रुपीज की सेविंग्स है, प्लस प्लस 0.75। एक शेयर पास करना अमृत, ओके ना, 0.75 इज बेसिकली 0.75 आप लोगों का क्या है, काइंड ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और सर मार्जिनल को कैलकुलेट करने के लिए, एमपीसी को कैलकुलेट करने के लिए दो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स को यूज करना, दैट मींस जहां पे चेंज को कैलकुलेट किया जाए। क्लियर, चेंज को कैलकुलेट किया जाए फॉर्मूला वाइज। अगर आप बात करते हो यहाँ पे सर, एपीसी का फॉर्मूला क्या होगा, सी ओवर वाई, एंड एमपीसी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, जिसको आपने वर्ड यूज किया चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। डिफरेंस की बात मैं आपको क्लियर कर चुका, डिफरेंस की बात हम क्लियर कर चुके, बट सर देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स जो आप लोगों को वन बाय वन इन नोट्स के थ्रू क्या करने होंगे, रीड आउट करना होगा, बट मैक्सिमम जितना हो पाता है आप कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे सर हमारा एक टॉपिक नेक्स्ट आगे, ये आपके सामने ये पीडीएफ में आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप पे क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, सो दैट कि जो कंटेंट हम लोगों ने कॉपी पे लिखा था उस टाइम पे, ये भी आप लोगों के साथ एक बार अपडेट हो जाएगा। क्लियर, आफ्टर दैट जो मेन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है, दैट इज सर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। बेसिक कॉन्सेप्ट छोड़ो सर, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे डील हो चुके, या ज्यादा से ज्यादा इससे ऊपर हमारा
एक टॉपिक पेंडिंग था, मैं यहाँ पे एड ऑन कर देता हूं सर, वो था इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, या बेसिकली अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। क्लियर? यहाँ पे आई थिंक सो वो सेव नहीं हुआ था, बट आप लोगों ने कॉपीज पे नोट डाउन किया होगा सर। वन इज फर्स्ट हमारी कौन सी होती है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे समझ लेना अच्छे से, ये लॉट ऑफ टाइम पूछा भी जाता है। एंड नंबर टू इज बेसिकली इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब एक चीज बताओ, हम लोग ये डिस्कस कर क्यों रहे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं सर। एक बार बताओ, आपने एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स बताए थे वो क्या थे, सी प्लस आई, एंड एग्रीगेट सप्लाई के जो कंपोनेंट्स वो क्या थे, सी प्लस एस। और आपने ये भी कहा था सर ये एग्रीगेट सप्लाई ही इनकम के बराबर होती है, वो तो इक्विलिब्रियम लेवल पे भी हमने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। क्लियर? सो बेसिकली नेक्स्ट ऑन हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिस्कस करा, ये पॉइंट्स हमारे डिस्कस हुए। ओके, आफ्टर दैट इक्विलिब्रियम की बात हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे आपने कंजम्पशन रीड आउट कर ली, कंजम्पशन की नेक्स्ट आगे टाइप्स भी, टाइप्स इन द सेंस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन या मार्जिनल प्रोपेंसिटी एंड सेविंग्स के रिगार्डिंग भी डिस्कस हमारा हो चुका। सर एक वर्ड आपने अभी तक डिस्कस नहीं किया, दैट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। क्लियर? सो इन्वेस्टमेंट को डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, ऑटोनमस। सर ये ना टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट यहीं पे है। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है सर, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम का मतलब क्या है सर, जो इनकम को फॉलो नहीं करती, मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी को फॉलो नहीं करती, वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होएगी ही होएगी। क्लियर? सर एक होती है इंड्यूस्ड, पहले थोड़ा दोनों में डिफरेंस क्लियर करो। इंड्यूस्ड कौन सी होती है, जो किसी से अट्रैक्ट होकर इन्वेस्टमेंट की जाए, इंड्यूस होकर, और बेसिकली ये फॉलो करती है लेवल ऑफ इनकम को, कि सर मार्केट में लोगों का लेवल ऑफ इनकम क्या है, जितना ज्यादा लोगों की इनकम जनरेशन होगी, जितनी ज्यादा लोगों में लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मतलब सर आपको नहीं लग रहा, काइंड ऑफ जैसा वर्ड आपने यूज करा कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, जो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, ये यूजुअली कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। क्लियर? क्योंकि हम जैसे लोग प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब मार्केट में क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी, जब मार्केट में लेवल ऑफ इनकम लोगों का क्या करता है, राइज करता है। क्लियर? बट ये जो तेरी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनमस मींस फ्री फ्रॉम लेवल ऑफ इनकम, वो इन्वेस्टमेंट, वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज इन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। और सर बेसिकली प्राइवेट और गवर्नमेंट में यही दोनों में फर्क है। गवर्नमेंट बेसिकली ये मिनिमम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट तो करती रहेगी, इसका लोगों की लेवल ऑफ इनकम से कोई भी मतलब नहीं है। अगर डायग्राम के थ्रू इसको क्लियर आउट करें सर, फर्स्ट ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट की जो डायग्राम आप बनाएंगे वो बेसिकली क्या बनेगी सर, सिंपल स्ट्रेट लाइन, सिंपल स्ट्रेट लाइन। क्यों? ये कौन सा लेवल ऑफ इनकम को फॉलो करती है, एंड जो चीज लेवल ऑफ इनकम को फॉलो ना करते हुए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी ही रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जो डायग्राम है ये कब बनेगी सर, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट के केस में। क्लियर? सर इस तरफ आपकी इन्वेस्टमेंट, क्लियर, एंड नीचे आपका क्या है, ये इनकम लेवल XOY। क्लियर? ये आपकी बनी ऑटोनमस। एंड अगर मान लो आप लोगों ने कौन सी बनानी है सर, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के केस में जो आपकी यही डायग्राम बनेगी। अब एक चीज बता, दोनों में मेन फर्क क्या था, दोनों में मेन फर्क क्या था, कि जो प्रॉफिटेबिलिटी देखना था, और वो जो इंड्यूस्ड है वो मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए, लोगों के लेवल ऑफ इनकम को देखते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट आती है। दैट मीन्स अगर लोगों की इनकम जीरो होगी तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, जीरो। क्या यहां पे बता, यहां जीरो थी इनकम, फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट तो था ना, क्योंकि ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनमस, विच इज फ्री फ्रॉम द लेवल ऑफ इनकम, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपकी कर्व बनेगी इन्वेस्टमेंट, वो कौन सी बनेगी सर, पॉजिटिव स्लोप। जितनी
जितनी लोगों का लेवल ऑफ इनकम बढ़ता जाएगा उतनी इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ डेज में क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सो दिस इज एक्स्ट्रा टॉपिक जो यहाँ पे पीडीएफ में कवर नहीं था, इसकी प्रॉपर नोटिंग मैं आप लोगों को अलग से थोड़ी सी शेयर कर दूंगा। क्लियर? ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस उस टाइम पे थी, हम लोगों ने जितना मैक्सिमम हो पाया थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ्स वो हम लोगों ने यहाँ से कवर अप किया। स्टिल अब जहां से थोड़ी बहुत कमी पेशी होगी वो आपको अलग से मैं कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। बट जितनी भी पीडीएफ थी वो ऑलरेडी आपके सामने प्रिंट आउट्स पड़े हैं, ये आपको प्रोवाइड कर दिए गए सो दैट कि पेपर से आगे आप लोगों ने वो कंटेंट यहाँ से डिस्कस करना है, प्लस रिवीजन में भी यहीं से वो टॉपिक्स करवाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट ऑन सर, टू स्कूल ऑफ थॉट्स के रिगार्डिंग आपने बात करी, थोड़ा सा इररेलेवेंट बट इंपॉर्टेंट। क्लियर? टू स्कूल ऑफ थॉट में दो थे, वन इज क्लासिकल्स एंड नंबर टू इज केन्जियन। क्लासिकल स्कूल्स में सर जिसको नाम आपने क्या दिया, ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड केन्जियन थ्योरी को नाम आपने क्या दिया, मॉडर्न अप्रोच। क्लियर? इन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा क्लासिकल्स का जो कहना था, क्लासिकल्स की जो वर्डिंग थी लाइक एडम स्मिथ, मार्शल, पिगो, रिकार्डो, जितने भी ये पुराने इकोनॉमिस्ट थे, इनका कहना था कि सर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर? बेसिकली मार्केट जो है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी। जो इनका मानना था कि सर हमेशा जो इकोनॉमी है ना वो फुल इक्विलिब्रियम लेवल पे ही होती है, और अगर कभी अप डाउन थोड़े बहुत आएंगे भी तो वो मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली क्या कर लेंगी, एडजस्ट कर लेंगी, बट हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। इनका जो कहना था। क्लियर? ये कहते थे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, जो डिसाइड करना है ना वो हम डिसाइड करेंगे, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी, बट हमें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं। क्लियर? इन्होंने तो साफ मना कर दिया था क्या, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मेन वर्ड मैं डायरेक्टली सीधा समरी पे डिस्कस कर रहा हूं, इन डिटेल आप लोग यहाँ पे रीड आउट करेंगे एंड योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। जब भी आप पूछना चाहो अपने डाउट्स ले सकते हो। क्लियर? सो बेसिकली इन्होंने तो साफ मना कर दिया कि सर हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, वो प्योरली उनके जो डिसीजन है वो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट लिए जाएंगे। गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग फुल इक्विलिब्रियम इज द नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी। बट सर इनकी बात को कट करा किसने करा, केन्जियन थ्योरी। किसने करा? केन्जियन थ्योरी ने, जो 1929 के ग्रेट डिप्रेशंस के बाद ये बात निकल कर आई। कहते तुम्हारे कहने का क्या, तुमने तो एक मिनट में कह दिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो एक नॉर्मल फीचर है इकोनॉमी का। ऐसा होता ही नहीं। ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है, कोई इकोनॉमी नहीं है आज की डेट में कि जो ये कह सके हमारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है, 100% रिसोर्सेज एम्प्लॉयड है। सर ऐसा कभी नहीं होता। ये उनकी हाइपोथेटिकल अजम्पशंस थी पुराने इकोनॉमिस्ट की, आज की डेट में ऐसा कोई नहीं। सर कैपेसिटी होती है, हमेशा होती है। कोई भी पर्सन आज की डेट में अगर कहे जी मैं 100% एम्प्लॉयड हूं, सर कभी भी रिसोर्सेज 100% एम्प्लॉयड नहीं होते। क्लियर? तो हमारा जो मानना है, जो तुमने कहा था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल तुम्हारा सोचना गलत है। आज की डेट में गवर्नमेंट ही है जो आप लोगों को डिप्रेशन से बाहर लेकर आती है। क्लियर? जहां से आपका टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था, याद आपको, ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल आपके कौन से होते हैं? बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, एंड लास्ट स्टेज कौन सी होती है? रिकवरी। क्लियर? सो बेसिकली जब आप डिप्रेशन की स्टेज में होते हो ना, तुम्हारी तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी डिप्रेशन आया था 1929 में, यूएसए में, यूरोप में। क्लियर? तब तब गवर्नमेंट ही थी जो डिप्रेशन में से उस कंट्री को बाहर लेकर आई थी, और तुम कह रहे हो जी हमें गवर्नमेंट की कोई नीड नहीं है। सो इन्होंने प्योरली वर्ड क्या पढ़ा, देख, he stressed that government intervention is required in the areas of production and investment to correct the underemployment equilibrium by creating new job opportunities. तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला जो पुरानी ट्रेडिशनल अप्रोच लेकर तुम बैठे हो। हमारे अकॉर्डिंग मॉडर्न अप्रोच में इंप्लॉयमेंट अगर इंक्रीज करनी है तो प्रोडक्शन के डिसीजन, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बिना नहीं हो सकते। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जरूरी है। क्लियर? जहां से आपके पास ये डायग्राम याद रखना दोनों के बीच में। क्लियर? सर ये जो बेसिकली यहाँ पे फाइल लगता है ऊपर नीचे इकट्ठी होगी, चलो कोई बात नहीं।
यहाँ पे सर हम लोगों ने जो डिस्कस करा कि बेसिकली सर यहाँ पे जो एडी एंड एएस हैं या एग्रीगेट सप्लाई की जो कर्व है क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग जो आपकी ये कर्व थी वो अपने आप में क्या थी सर, स्ट्रेट, जिसको वर्ड बोला आपने इन इलास्टिक। क्या वर्ड यूज किया, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक क्यों, इन इलास्टिक क्यों, क्योंकि तुमने तो कहा था जी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी एंड ऑल द रिसोर्सेज आर, जितने भी आप लोगों के रिसोर्सेज हैं वो 100% क्या हैं, एम्प्लॉयड, ऑलरेडी एम्प्लॉयड। तुम्हारा तो यही मानना था। अब एक चीज बताओ, जिस इकोनॉमी के रिसोर्सेज 100% एम्प्लॉयड होंगे वहां की सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती। अगर मैं कह रहा हूं जी मेरे पास जितने रिसोर्सेज है मैं सारे के सारे लगा चुका, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी में बढ़ा ही नहीं सकता भाई। तभी तो मैंने सप्लाई कर्व क्या कर दी, स्ट्रेट लाइन। सर ये नहीं बढ़ पाएगी, ये नहीं बढ़ पाएगी, वट एवर बी द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये इंक्रीज नहीं होगी सर। क्योंकि आप जैसा आपने कहा मैं तो वैसा रिप्लाई दे रहा हूं। तुमने कहा जी क्लासिकल्स, हाँ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड, ठीक है सर, फिर तो ये कर्व बनेगी। बट केन्जियन ने इस बात को क्या किया, क्रॉस किया। कहते हैं ऐसे कोई इकोनॉमी नहीं होती जहां पे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हो, देयर इज ऑलवेज अ कैपेसिटी, और कितनी है वो डिपेंड करता है। तो जब तक आपके पास कैपेसिटी है तब तक आप अपनी रिसोर्सेज बढ़ाओ, तब तक आप अपनी सप्लाई बढ़ाओ, एंड जब रिसोर्सेज आपके फुली एम्प्लॉयड हो जाएंगे ये कर्व आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। बट सर ये जो बेंड है, ये बेंड जो इन्होंने दिया यहाँ पे, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, रिसोर्सेज कभी फुली एम्प्लॉयड नहीं होते, हमेशा कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है। तो कोशिश करो सप्लाई को बढ़ाने की अकॉर्डिंग टू द डिमांड। और वैसे भी सर, वैसे भी जब तेरे पास रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हो जाएंगे देन ऑटोमेटिकली तुझे कुछ नहीं करना, ये कर्व ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, तेरी स्ट्रेट हो जाएगी। हमें क्या करना है, बट जब तक बढ़ा सकते हो तब तक तो बढ़ाओ, तब तक तो इंक्रीज करो कम से कम। ये पॉइंट्स क्लियर। सो वन ऑफ द टॉपिक इज जो अपने आप में इंपॉर्टेंट था वो क्या था सर, एक क्लासिकल्स एंड केन्जियन, जो समटाइम्स कहीं ना कहीं क्या होगा आप लोगों का कवर अप होगा। क्लियर। नाउ आप लोग अपने नोट्स ओपन कर सकते हो। जो फर्स्ट पीडीएफ आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, सबसे पहले क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर। वन ऑफ द टॉपिक मेन जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में है। 2 पेजेस का हमारा टॉपिक है, इसको फटाफट एक बार स्क्रीन करते हैं विद न्यूमेरिकल्स, कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स बीच में यहाँ पे डन। सबसे पहले सर व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मींस सर जितनी भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज करने से, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज करने से इनकम के अंदर कितने नंबर ऑफ टाइम्स चेंज आ रहा है, इनकम के अंदर कितने नंबर ऑफ टाइम्स चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एक एग्जांपल साइड पे देख रहे हो, एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है चेंज इन इनकम कितनी हुई, 300 करोड़। चेंज इन इनकम कितनी हुई, 300 करोड़। एंड इधर देख चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी आपने, सिर्फ 100 करोड़। सर एक बात बताओ, 100 करोड़ लगाने से इनकम का जो चेंज आया वो कितना आया, 300 करोड़ आया। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आपकी कितनी हुई, 3 गुना, 3 टाइम्स। आपने फॉर्मूला क्या लगाया, सिंपल सर, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। एक फॉर्मूला चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हो सर, बॉक्स के अंदर ऑलरेडी डेफिनेशन आपके पास गिवन है, रीड करें। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स, और ये टाइम्स में आता है, नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इंक्रीज इन आउटपुट या इनकम। अच्छा, इसको आउटपुट मल्टीप्लायर भी बोल सकते हो। अरे सर आउटपुट नेक्स्ट आगे सेल करोगे तो वो इनकम ही होगी, तो इनकम मल्टीप्लायर वर्ड यूज कर लो, बात तो एक ही है। क्लियर। एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज करने से आपकी इनकम कितने नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर। ओके सर, ये फॉर्मूला एक तो चलो आपका समझ में आया, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। दूसरा जो फॉर्मूला है सर, यहां पे एक फॉर्मूला आपके पास और गिवन है, जो विद रिलेशन टू किसके साथ एक्सप्लेन्ड है, विद रिलेशन टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर एक फॉर्मूला ये भी होता है 1/1 माइनस एमपी। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, एमपीएस।
अरे कितनी बार समझाया, MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू क्या होते हैं 1। अगर तेरे पास MPS गिवन है तो MPC तुम निकाल लो भाई, तुम निकाल लो। और वैसे भी इसको अगर मैं लिखना चाहूं 1/MPS नहीं लिख सकता क्या? चेक कर, क्योंकि 1 माइनस MPC, 1 माइनस MPC किसके बराबर होएगा? मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, तीसरा फॉर्मूला एक और आ गया। ये सर इतनी बात बोल रहा हूं, जो टॉपिक्स आप लोग डील कर रहे हो ना या रिवाइज कर रहे हैं ना, यही आप लोगों की मैक्रो है, सारा पेपर इसी से भरा पड़ा होगा। फिर आप उस टाइम याद करेंगे सर सीरियसली उस टाइम देख लेते, पढ़ लेते, क्योंकि यही नंबर ऑफ टाइम्स टॉपिक आप लोगों की क्या होंगे, रिपीट होंगे। क्लियर? ओके, फॉर एग्जांपल जैसे इलस्ट्रेशन आपको गिवन है सर, इफ MPC इज 0.5, अगर MPC आपकी 0.5 है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1/1 माइनस MPC। 1/1 माइनस 0.5 तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आई, 2। ये 2 पता क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? अगर आप इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितने से करोगे, 10 करोड़ से, लेट इट बी 10 करोड़ से, तो चेंज इन इनकम जो है वो कितने से होएगा, 20 करोड़। सर कैसे आया, एक मिनट बताओ सर। सिंपल सी वैल्यू, सिंपल सी वैल्यू, के की वैल्यू कितनी है, 2, विच मीन्स, अच्छा के किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। अगर इसकी वैल्यू 2 है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपने कितनी करी, 10, तो जाहिर सी बात है सर जो यहाँ पे इनकम के अंदर चेंज आएगा वो कितना आएगा, 20 करोड़ आएगा। ऐसे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। ये तो टॉपिक में भी कंसीडर नहीं होता सर जो आप लोग यहाँ पे डील कर रहे हो, बट वही बात है, इंपॉर्टेंट टर्म है, नंबर ऑफ टाइम एग्जाम के अंदर आ चुकी, प्लस ये न्यूमेरिकल, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप लोग देख रहे हो यहाँ पे। क्लियर? आगे नेक्स्ट ऑन सर, आप कहेंगे जी अल्टीमेट इसकी वर्किंग, समटाइम्स ना पेपर में एक्सप्लेन पूछ लेता है, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या करो एक्सप्लेन, या हेडिंग आप देख रहे होंगे मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। सर एक बात बताओ, अभी तक तो हमें जो समझ में आया, जो लॉजिक समझ में आया, जो आपने फॉर्मूला पीछे यूज करा, हमने ना ये समझने की कोशिश करी कि सारा का सारा रिलेशन एक वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज कंजम्पशन। और कंजम्पशन भी कौन सी, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वो पता क्यों? क्योंकि सर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए सर, ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे शेयर्ड है, आपने सर लेटेड भी किसी ने भी कहीं से भी 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मार्केट में आई, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कहां पे आई, मार्केट में। क्लियर? ये 100 का 100 करोड़ मार्केट में आएगा तो सर चेंज इन इनकम कितना होगा, 100। कॉमन सेंस है, कहीं किसी ने खर्चा करा होगा तो मार्केट में तो आया ही है, जिसके कारण तुम हमेशा ये क्या वर्ड बोलते हो, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हमेशा कितनी होगी, 1। कम से कम सर 1 तो हमेशा होगी ही होगी। क्यों? अब सिंपल सी बात है, मैंने 100 रुपीज खर्च करे तो तेरी इनकम 100 तो हुई, मैंने 100 इन्वेस्ट करा तो वो 100 किसी की इनकम तो होगी ना। साइड पे लिख, साइड पे लिख, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, लिखो साइड पे, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज ऑलवेज 1। मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज ऑलवेज 1। सर 1 से नीचे कभी मत बोल देना, कम से कम 1 तो होगी ही होगी, उसके बाद फाइंड आउट कर कितने नंबर ऑफ टाइम्स होकर निकला। अब सुन सर, एक बात बताओ, मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करा, वो 100 रुपीज आपकी क्या बनी, इनकम। ये क्या फर्क तो सर तब पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइम्स तो तब होगा अगर आप भी वो इनकम नेक्स्ट आगे क्या करें, इन्वेस्ट या कंजम्पशन करें। तो ये जो डिपेंड करेगा, ये तो सर एक ही वर्ड पे डिपेंड करेगा ना कि मार्केट में MPC रेट क्या चल रहा है, मार्केट में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या चल रही है, तो उस चीज पे डिपेंड करेगा। और सर आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, चेंज इन इनकम। एक चीज बता, मैं जितना ज्यादा खर्च करूंगा उतनी किसी की इनकम बनेगी, या जितना कम खर्च करूंगा उतनी नेक्स्ट वन किसी की इनकम बनेगी, तो आई थिंक सर आपको लग रहा है MPC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हायर। अगर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर आपको बड़ा चाहिए
मल्टीप्लायर की वैल्यू आपको ज्यादा चाहिए तो सर और कुछ नहीं, सिर्फ एमपीसी को क्या कर दो, रेज कर, क्योंकि जितनी ज्यादा एमपीसी होगी, देख ऊपर रिलेशन अब समझ में आ रहा है, लॉजिक मैंने लिखा हुआ ऊपर एक एरोस में, जितनी ज्यादा एमपीसी एमपीसी जितना ज्यादा ग्रेटर होगा, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर उतनी ज्यादा क्या होगी, हाई होगी। इसको लिख सकते हो, साइड पे लिखो यहाँ पे, पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। समझ रहे हो व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव? सिंपल सर, जितनी ज्यादा एमपीसी की वैल्यू होगी ना, उतना मल्टीप्लायर आपका ज्यादा आएगा। और एमपीएस के साथ, एमपीएस के साथ आपका रिलेशन कौन सा होगा, इनवर्स, क्योंकि सर जितनी ज्यादा सेविंग्स होंगी उतना मल्टीप्लायर की वैल्यू कम आएगी, एंड जितनी कम सेविंग्स होंगी उतनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी, हाई। अरे सर एक के साथ पॉजिटिव है तो दूसरे के साथ कौन सा होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा ना। ये भी लिख ले कहीं ना कहीं अगर आपके पास स्पेस है, क्या लिखे, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बिटवीन एमपीएस एंड K, inverse relation between MPS and K. MPS means marginal propensity to save. हमें सर उल्टा कंजम्पशन चाहिए, हमें उल्टा क्या चाहिए, हमें तो सर जितनी ज्यादा कंजम्पशन होगी उतना बेटर हम लोगों के लिए होगा, उतनी हमारी इकोनॉमी नेक्स्ट ऑन नेशनल इनकम क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? तो हमें तो लोगों का उल्टा एक्सपेंडिचर निकालना है। बट सर इतनी बड़ी डायग्राम थोड़ी बनाएंगे हम, इतना कोई भी नहीं चेकआउट करता। हमने ना इसी नॉलेज के बेसिस पे कुछ फॉर्मूलाज फाइनली करेंगे, कुछ फॉर्मूला फाइनलाइज करवाए हैं। क्लियर? जिनमें से नंबर 1 फॉर्मूला आपके पास, चलो एक तो लिखा हुआ है सर, एक फॉर्मूला तो आपने क्या लिखा, सबसे पहला डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, अगर ऐसा डाटा गिवन है तो ये भी लगा सकते हो। दूसरा फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 1/1 माइनस एमपीसी, और तीसरा फॉर्मूला k इज इक्वल्स टू 1/MPS। ये फॉर्मूला भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो सर ये जो ऊपर आपने डायग्रामेटिक वे से बनाया था ना, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, आज की डेट में इतना करने की जरूरत नहीं है, तो आप तो डायरेक्टली ये फॉर्मूलाज लगाओ एंड व्हाटएवर आपसे जो पूछा जाए वो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर? एंड नेक्स्ट आंसर ये होने के बाद आपके पास दो तरह के वैसे ही एक वन वर्ड क्वेश्चन बनाया हुआ है, वन इज फॉरवर्ड एक्शन एंड नंबर 2 इज बैकवर्ड एक्शन। नंबर 1 इज फॉरवर्ड एक्शन एंड नंबर 2 इज बैकवर्ड एक्शन। फॉरवर्ड एक्शन किसको कहोगे, फॉरवर्ड दैट मींस विद द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इनकम के अंदर कितना इंक्रीज आया, दैट इज फॉरवर्ड, आगे को जा रहे हो। बैकवर्ड किसको कहोगे, विद द डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इनकम कितनी डिक्रीज हुई या कितने नंबर ऑफ टाइम्स हुई, दैट इज कॉल्ड एज बैकवर्ड एक्शन। क्लियर? सो नाम के लिए यहाँ पे दो इन्होंने वर्ड बना दिए, एक फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर, एक बैकवर्ड एक्शन। फॉरवर्ड एक्शन मींस आगे को जाना, आगे को कब जाएंगे सर, जब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगी। क्लियर? एंड बैकवर्ड एक्शन का फॉर्मूला आप लिख लो, ये छोटी छोटी बातें ही आप लोगों को बाद में याद आएंगी सर। फॉरवर्ड एक्शन, फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर is equals to increase in income divided by increase in investment. Number 2 is backward action multiplier is equals to decrease in income divided by decrease in investment. तो ये आपने कॉपी में लिखवाया। चलो अब एक ही चीज कंप्लीट कर लेते हैं ना, अब बार बार आप डबल साइड तो होने वाले। अब ये नोट्स आपको तभी मैंने वही प्रिंट आउट दिया जो आप लोगों को पहले रीड करवाया था। मोस्ट ऑफ द कंटेंट आप देख रहे होंगे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा पड़ा है सारा, क्योंकि वही है ना, समटाइम्स अगर आप बैकअप वीडियोस भी देखोगे तो उसमें मैं आपको ये नोट डाउन करवा रहा हूं, तो ऑलरेडी वो आपके सामने सारा कुछ लिखा हुआ है। क्लियर? नाउ
आई थिंक सो इसका लास्ट पेज होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यस रीड करना। ब्रीफली एक्सप्लेन, पढ़ो दीपांशु। ब्रीफली एक्सप्लेन द मल्टीप्लायर प्रोसेस। एक बार थोड़ा सा प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं जी, मल्टीप्लायर प्रोसेस होता क्या है, पढ़िए जी। द वर्किंग ऑफ the multiplier assumes the following process. नंबर 1 Change in investment. Number 2 change in income. जैसे देख Change स्टार्टिंग, in consumption. जिसको तुमने कहा था स्टार्टिंग स्टेज, वन टाइम अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो वन टाइम तो इनकम चेंज होएगी हुई। जिसको तुमने कहा था मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हमेशा कितनी होती है, 1। 1 तो होएगी सर, गारंटेड है, ये पढ़ा तेरे सामने। क्लियर कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट होते ही, चेंज इन इन्वेस्टमेंट होते ही आपकी इनकम तो चेंज होगी ही होगी। बट जो तुम नंबर ऑफ टाइम्स की बात कर रहे हो ना, वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो डिपेंड करेगा एक वर्ड के ऊपर, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब सर आपकी इच्छा, आपकी इच्छा तो क्या इकोनॉमी में देखा जाएगा, अगर तो लोगों का पैटर्न खर्च करने का डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, फिर तो आपका ये जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू क्या जाएगी, हाई। क्योंकि मैंने पढ़ा था एमपीसी के साथ के का जो रिलेशन है वो क्या है, पॉजिटिव। एमपीएस के साथ जो रिलेशन है वो अपने आप में क्या है, इनवर्स। तो सर हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, हायर विल बी द मल्टीप्लायर। लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी, लोअर विल बी द मल्टीप्लायर। सर इनकम खर्च करने से बढ़ती है, सेव करने से नहीं बढ़ती। क्लियर। तो नेक्स्ट ऑन नीचे पढ़, change in investment causes change in income. हाँ। As a result, there is change in consumption. हाँ। Consumption expenditure of one person is an income of the other. यही कहते हैं स्टार्टिंग से कि सर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है एक पर्सन के द्वारा, तुम लोग जो खर्च करोगे वो हमारी इनकम, मैं जो आगे खर्च करूंगा वो किसी और की इनकम। Hence, the change in consumption leads to change in income. This process continues till delta C reduces to 0. एंड सर जब तक ये 0 नहीं होती तब तक ये पैसा नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट ऑन चलता है, क्योंकि जिसकी भी इनकम होएगी वो उस इनकम में, एक चीज बता, वाई किसके बराबर होता है सर, इनकम किसके बराबर होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। क्योंकि सर जितनी भी तुम्हारी इनकम होगी, लेट इट भी, आपने कहा जी मैंने 100 रुपीज कमाए, अब 100 का 100 या तो तुम क्या कर दोगे, कंज्यूम, क्लियर, या मे बी क्या करोगे, सेव। होंगे तो इन दोनों में से ही होगा ना, कुछ भी जो होगा, इनके अलावा कोई तीसरा वर्ड तो नहीं है ना। इतना पता सर, जितना कमाओगे या तो खाओगे या बचाओगे, सिंपल सी बात। आगे चल, नेक्स्ट इज ना, पूरा नहीं, मैंने पूरा वर्ड नहीं, मैंने सेविंग में नहीं कहा, कंजम्पशन में मैंने वर्ड कहा 100 तक। सेविंग सर कमाल है, सरवाइव करने के लिए कंजम्पशन तो करेंगे ना, क्लियर। एडिशनल सेविंग्स हो सकती हैं, बट वो भी कोई करता नहीं है, क्योंकि जब भी किसी की इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है, कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर हमेशा होता ही होता है। ये सर हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है स्टार्टिंग से। नेक्स्ट आगे, एमपीसी इज द core factor in the process of income अंडरलाइन, generation. अंडरलाइन स्पेशली इसको दोबारा अंडरलाइन कर, एमपीसी इज द कोर फैक्टर, एमपीसी इज द कोर फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन, ये जो तुम इतना बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, इस इनकम जनरेशन के अंदर मेन कॉन्सेप्ट, मेन वर्ड जस्ट है ही एक, दैट इज एमपीसी। अगर एमपीसी की वैल्यू तुम क्या कर दो, डाउन कर दो, ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म। एंड विदाउट एमपीसी मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट आगे, higher the MPC, greater is the conversion of income into consumption expenditure. Yes, accordingly greater is the generation of income. So यहाँ पे ना, अगर आप मुझसे पूछो कि अल्टीमेट इस मल्टीप्लायर में कौन से दो मेन फैक्टर हैं, सर पहला मेन फैक्टर है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट ही अच्छी खासी करो, बढ़िया इन्वेस्टमेंट करो, प्लस उधर से किसको ज्यादा कर दो, एमपीसी। ये दो फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स जितने बढ़िया होंगे, जितने हायर होंगे, उतनी मल्टीप्लायर की, उतनी नेक्स्ट ऑन इनकम जनरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। कोई बात आ गई ना। पहले तो स्टार्टिंग अमाउंट ही बहुत बढ़िया लगाई, इन्वेस्ट कितना करा, 10 करोड़, और ऊपर से लोगों की जो कैपेसिटी कर दी कंज्यूम करने की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसकी वैल्यू भी ज्यादा कर दी, उसकी वैल्यू भी ज्यादा कर दी। तो सर ऑटोमेटिकली इनकम जनरेशन के अंदर फर्क आएगा ही आएगा। अब जैसे आपने कहा एमपीसी की वैल्यू, सुन आप खुद निकाल के दो, इन्वेस्टमेंट आपने 10 करोड़ से चेंज करी, इन्वेस्टमेंट कितनी चेंज करी, 10 करोड़, एंड एमपीसी की वैल्यू है 0.8। बताइए इनकम जनरेशन कितनी होगी, चेंज इन इनकम कितना होगा, निकालियो वैल्यू। चेंज इन इनकम कितना होगा अगर एमपीसी 0.8 है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपकी 10 करोड़ है। निकाल, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल, क्या फॉर्मूला लगाओगे,
क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1/1 माइनस, लगाना, लगा फॉर्मूला 1/1 माइनस 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2 कितना हुआ? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब क्या है? अब k की वैल्यू, k वैल्यू क्या होती है सर? k इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना चेंज था? 10 करोड़, और k की वैल्यू कितनी है? 5 टाइम्स। लो सर, इनकम जनरेशन या चेंज इन इनकम आपका कितना होगा? 50 करोड़। अब मैंने क्या करा सर, एक तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट अच्छी खासी लगाई, दूसरा हम लोगों ने वहां पे क्या करा सर, वो जो हमारा एमपीसी था ना, एमपीसी की वैल्यू मैंने क्या कर दी? ग्रेटर कर दी। अब देख, कुछ क्वेश्चंस में ये भी हो सकता है तुझे एमपीसी भी निकालना पड़े। फॉर्मूलाज है सर, अंदर से अंदर, मतलब छोटे 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 फॉर्मूलाज हैं, कहीं भी वो आपको यूज करवा सकता है। क्लियर? एंड आफ्टर दैट आप एक लास्ट पढ़ सकते हो, पढ़ो जी। इन एन इकोनॉमी, पढ़ना क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय ₹400। ये क्या गिवन है? ये गिवन क्या है? ये इन्वेस्टमेंट गिवन है। डेल्टा आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है 400 करोड़, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है? 0.8। ये अभी निकाल के चुके हो 5 टाइम्स। तो सर इनकम के अंदर कितना चेंज आएगा? 5 टाइम्स लगा लो, 400 का 5 टाइम्स 2000 करोड़, 2000 करोड़ आंसर आ रही है। क्लियर? एंड इंक्रीज इन सेविंग, इंक्रीज इन सेविंग कितनी होगी? सर एक सिंपल सी बात बताओ, 2000 के लेवल पे, 2000 के लेवल पे अगर 0.8 कंजम्पशन है, मतलब 1600, 0.2 सेविंग्स होगी, तो 2000 का 0.2 कितना हुआ? 400 करोड़। ये लो सर, सेविंग्स निकाल लो। आप पूछो तो सही ना क्या निकालना है, मैं तो उसके अकॉर्डिंग निकाल दूंगा, बट सर कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आएगा, बट प्योर कंसेप्चुअल होगा। कंसेप्चुअल जरूर होगा, ये बात मैं आपको पहले बता रहा हूं, बट आएगा इजी पार्ट। आप लोग अपनी गलती के कारण ही फंसोगे, ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इन दिनों अगर रीड आउट करना है तो एक बुक के पीछे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर थोड़ा फोकस करो। जो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस हैं मैं तो सॉल्व करवाऊंगा। जो लास्ट वाले डेज होंगे उनमें आपसे क्या करवाना है? सैंपल पेपर्स एंड ऑल वॉट एवर, डायरेक्ट लैंग्वेज, इनडायरेक्ट लैंग्वेज के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे डन करने, बट पहले कॉन्सेप्ट पक्का करो सर, विदाउट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। हुआ क्लियर? यहां तक क्लियर? आगे चलिए, नेक्स्ट पीडीएफ देखना कौन सी आपके पास, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ, आई थिंक सो ये रही, हाँ डिटर्मिनेशन ऑफ ये वाली ना। Yes. नहीं जी नहीं, चलिए नेक्स्ट ऑन। यहाँ पे हमारे पास छोटा सा पार्ट है, क्लियर? इसको नंबर ऑफ उसमें करते हैं, चलो पहले डन करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बेसिक टॉपिक्स हमारे डन हो चुके, पहले बता रहा हूँ एएस एडी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आपने वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज, मार्जिनल, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लियर, प्लस मेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आज हमने क्या करा? कंप्लीट करा। कंप्लीट क्या, बेसिकली रिवाइज करा जो जो टॉपिक्स हम लोगों ने करे थे। बट अब बात आती है सर इक्विलिब्रियम को लेकर, क्योंकि सर मैक्रो लेवल पे हमने इक्विलिब्रियम भी क्या करवाना है? स्ट्रक करवाना है। एंड इक्विलिब्रियम को स्ट्रक करवाने के लिए आपने कंडीशन क्या पढ़ी है कि वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, जहां पे होगा बेसिकली वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल होगा। अभी वो बात नहीं आई कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, अंडर एम्प्लॉयड है या ओवर एम्प्लॉयड है, वो बात के कॉन्सेप्ट हैं। पहले तो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? जहां पे ये दोनों क्या करेंगे? स्ट्रक करेंगे। अब एडी के कंपोनेंट्स, एक बार मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे। एडी के कंपोनेंट्स देख, एडी के कंपोनेंट्स क्या होंगे? सी प्लस आई, एंड एएस के कंपोनेंट्स क्या थे? सी प्लस एस। सर कंजम्पशन तो दोनों तरफ कॉमन है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? एक सेकंड अप्रोच, एक अप्रोच तो पता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, एक सेकंड अप्रोच आपके पास जो निकल कर आई वो क्या थी? आई इज इक्वल्स टू एस या एस इज इक्वल्स टू आई। जहां पे जिस लेवल पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बराबर होंगी वो लेवल ऑफ इनकम भी आपका क्या होगा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। क्लियर? सो यहां पे आप लोगों ने
वेरियस पॉइंट्स रीड आउट किए और बेसिकली सर ये प्लान्ड इक्विलिब्रियम है, प्लान्ड एडी लेवल या प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई लेवल है। एक्चुअल वर्ड अभी मैंने यूज नहीं करा। क्लियर? एक्चुअल वर्ड कब यूज करोगे? जब आपका ओवर एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात आती है, वहां पे हम यूज करेंगे रिक्वायर्ड या एक्चुअल, प्लान्ड या एक्चुअल। अभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी जस्ट हम ये सोच रहे हैं कि व्हाट इफ सर, व्हाट इफ अगर ये आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई नहीं आता तो यहाँ पे क्या होगा। ये तो आपने डायग्रामेटिक वही पिछला टॉपिक कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे करवाया। ओके, हमें तो जो पढ़ने वाली चीज है वो ये बताओ, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या हो। मेन चीज व्हाट इफ अगर एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है, व्हाट इफ अगर एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन एग्रीगेट सप्लाई है। हमें तो मेन पहले ये बताओ कि इसकी एडजस्टमेंट कैसी होगी। क्लियर? पढ़ो जी। सबसे पहला, व्हेन इकोनॉमी इज प्लानिंग टू प्रोड्यूस एट OM1 या डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी है, कहने का मतलब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, क्या होगा मीनिंग पहले, इट रेफर्स टू excess of AD in relation to supply. हाँ, It means that buyer and are planning to buy more goods and services then than what producers are planning to produce, यही मतलब होगा। सर एक बार बताओ, ऐसे कैसे डिमांड ज्यादा आ जाएगी? दैट मीन्स कंजम्पशन का खर्चा लोग ज्यादा करने लग गए, लोगों की इनकम व्हाटएवर, हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, इतना पता जी लोगों ने परचेज करना, खर्च करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया एंड प्रोड्यूसर्स उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अब सर अल्टीमेट क्या होगा? सिंपल सी बात है जी, डिमांड अगर ग्रेटर है, सप्लाई आपकी कम है। क्लियर? पढ़िए इंप्लीकेशन क्या होगी इन दिस सिचुएशन। इन्वेंटरी लेवल start falling and comes closer to जितना स्टॉक प्रोड्यूसर्स ने बनाया होगा वो सारा स्टॉक धीरे धीरे क्या होता रहेगा? खत्म, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई क्या है? कम, एंड कम्स बिलो द डिजायर्ड लेवल टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इन अदर वर्ड्स द अवेलेबल रिसोर्सेज आर, इसका मतलब क्या है सर? आपके अवेलेबल रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड नहीं है। पहले तो पूरी प्रोडक्शन करो सर। देखो एक चीज बात है, सुनो, अगर तुम कह रहे हो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है ना, उसके कारण दो होंगे। पहला सप्लाई कम है, या दूसरा कर ही नहीं सकते, सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते। दो कारण है। पहला क्या है? सप्लाई कम है। क्यों कम है? क्योंकि तुमने रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड नहीं करे। तुमने रिसोर्सेज मान लो 70% एम्प्लॉय करे, 80% एम्प्लॉय करे, फिर तो ये तेरी गलती है भाई। डिमांड बढ़ने का कारण बनता था, क्यों बनता था? तुम उतना माल बना ही नहीं रहे जितना मार्केट को चाहिए। पहला काम कर, पहले तो प्रोडक्शन इंक्रीज कर अगर हो पाती है। अब सर दूसरा केस, अगर कह रहे हो जी डिमांड अब भी ज्यादा है, रिसोर्सेज फुल एम्प्लॉयड करने के बाद, फुली जितने थे उतने लगाने के बाद भी आप लोगों की डिमांड क्या है? ज्यादा है। फिर सर अल्टीमेट ये जो पोजीशन होगी ना, ये पोजीशन किसको लीड करेगी? इन्फ्लेशन को लेकर आएगी। क्यों? मैं सप्लाई बढ़ा नहीं सकता, मेरे पास जितने रिसोर्सेज थे वो अपने आप में क्या है? फुली एम्प्लॉयड हैं, तो मैं सर बाहर तो जा नहीं पाऊंगा। मैं तो जितना प्रोड्यूस कर सकता था उतना ही प्रोड्यूस कर पाऊंगा। मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं सर? कुछ नहीं। डे बाय डे अगर डिमांड बढ़ती रहेगी तो आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। पढ़िए corrective adjustment. Yes, please. To bring back the inventory at the desired level, producers expand production. ये तो तब कर पाओगे ना अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी होएगी। अगर रिसोर्सेज अंडर एम्प्लॉयड थे, पहले प्रोडक्शन बढ़ाओ, इसको फुल एम्प्लॉयमेंट पे लेके जाओ। बट सर अगर मान लो रिसोर्सेज पहले से फुली एम्प्लॉयड हैं तो मैं भी कहां से प्रोडक्शन पूरी करूंगा? मैं भी कहां से लोगों की डिमांड पूरी करूंगा? फिर तो सर इन्फ्लेशनरी गैप आएगा ही आएगा, फिर तो इन्फ्लेशन मार्केट में आएगी ही आएगी, नहीं अदरवाइज कोई चांस नहीं। ओके चलो फिर भी, यस, एंड दिस रेजेस the employment level, output level, and in turn income level. Yes. These levels keep rising till AD is equal to S. एंड जब तक इकोनॉमी आपकी इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में नहीं आती तब तक आप अपनी सप्लाई बढ़ाते रहो एंड प्रोडक्शन करते रहो। क्लियर? सो ये कोई वैसे बात नहीं है कि आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे। सर मार्केट से डिमांड आपकी ज्यादा आ रही है, सप्लाई कम है, तो पहली कोशिश ये कर उतना माल प्रोड्यूस कर जितनी डिमांड ज्यादा है। अगर रिसोर्सेज तेरे क्या हैं? अंडर एम्प्लॉयड। बट अगर आप कह रहे हो जी रिसोर्सेज मेरे पहले से फुली एम्प्लॉयड है, मैं तो पहले से 100% पे क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ, फिर मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगा सर। फिर वो ओवर, जैसे सिचुएशन थी ना ओवर एम्प्लॉयमेंट वाली,
कि सर मैं करूंगा कैसे, एक्सेस डिमांड आ रही है तो इन्फ्लेशन तो होएगी, फिर और तरीके ढूंढेंगे इन्फ्लेशन को कम करने। इज दैट क्लियर? ओके, सो ये स्टूडेंट्स एक बार दोबारा रीज्वाइन करें ये सेशन, एक बार मैं आउट कर रहा हूं यहाँ पे, गरिमा दोबारा ज्वाइन करो।